ज़ेलेंस्की का हौसला टूट चुका है। ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ज़ेलेंस्की बहुत ही गहरे डिप्रेशन में है। क्योंकि अब पुतिन को बहुत बड़ा मौका मिल गया है और पुतिन ने ऐसी एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया है जो बखमुत में आखिरी अटैक के साथ कीव पर बहुत बड़े हमले की शुरुआत कहा जा सकता है। पुतिन के फाइटर जेट इस वक्त बम से लोड किए जा रहे हैं क्योंकि ये खबर पक्की है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। ज़ेलेंस्की का मिसाइल गोदाम के बाहर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग चुका है, यानी गोदाम में अब मिसाइल खत्म हो चुके हैं। ऐसे में पुतिन बहुत ज्यादा खुश है। पुतिन की एयरफोर्स बहुत खुश है। पुतिन के फाइटर पायलट जश्न मना रहे हैं। पुतिन के लड़ाकू विमान अब यूक्रेन के मिशन के लिए पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन के फाइटर जेट को नहीं मार पाएंगे, यानी पुतिन अब खुल्लम खुल्ला पूरी आजादी के साथ यूक्रेन पर हवाई बमबारी कर पाएंगे। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो जाएगी, ये बात लीक हुए पेंटागन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट पे बताई गई थी और साथ में ये भी कि अप्रैल खत्म होते होते ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर करने का खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की हथियार डालेंगे और सरेंडर कर देंगे? यूक्रेन के युद्ध को लेकर सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस वक्त का अपडेट यही है कि पुतिन की ताकत के आगे ज़ेलेंस्की की फौज नाकाम साबित हो रही है। उसके पास लड़ने के लिए न फौजी हैं, न ही उन्हें चलाने के लिए हथियार। पोलैंड जर्मनी की इजाजत लेकर यूक्रेन को 5 मिग-29 फाइटर जेट सप्लाई कर रहा है। ये उन 22 विमानों का हिस्सा है जो जर्मनी ने पोलैंड को 2003 में बेचे थे। लेकिन दूसरा सच ये है कि यूक्रेन के पास इन विमानों को उड़ाने के लिए पायलट ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा विमानों की कमी और पायलट न होने का नहीं है, बल्कि वो एयर डिफेंस मिसाइल हैं जो ज़ेलेंस्की के पास करीब करीब खत्म हो चुकी हैं और इसके बिना वो रूस के फाइटर जेट्स को नहीं रोक पाएंगे। न ही पुतिन की क्रूज मिसाइलों को गिराना उनके लिए मुमकिन होगा, ना ही ज़ेलेंस्की पुतिन के आत्मघाती ड्रोन जैसे कि ईरान से सप्लाई किया गया शाहिद 136 पर काबू पाया जा सकेगा। अब ज़ेलेंस्की के गोदाम पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की वो रिपोर्ट देखिए जो लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़ेलेंस्की के गोदाम में मिसाइलें खत्म हो रही हैं। ज़ेलेंस्की कैलेंडर देख रहे हैं और 2 मई की तारीख पर आकर उनकी निगाहें टिक जाती हैं क्योंकि यही दिन है जब उनके पास आखिरी मिसाइल बचेगी। पुतिन को यह बात पता चल गई है और उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों और ग्राउंड अटैक फाइटर्स को बड़े भारी भरकम बमों से लैस करना शुरू कर दिया है ताकि ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम वाला गोदाम जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो, रूस की हवाई बमबारी एक बड़े मिशन के साथ शुरू कर दी जाए क्योंकि तब ज़ेलेंस्की के सबसे खास एयर डिफेंस सिस्टम भी लोहे का टुकड़ा साबित होंगे। अभी यूक्रेन के पास सोवियत दौर का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ में S-300 भी है और ये दोनों उसके एयर डिफेंस सिस्टम का करीब 90% हिस्सा है। बुक एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि S-300 150 किलोमीटर तक विमानों को 20,000 फीट की ऊंचाई तक टारगेट बनाता है। लेकिन अब ये दोनों एयर डिफेंस 10 दिन से ज्यादा रूस के विमानों को नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका से सप्लाई किया गया नेस्मस और साथ में जर्मनी का आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा तादाद में है नहीं और ज़ेलेंस्की ने उन्हें खास कैपिटल कीव की हिफाजत के लिए तैनात किया हुआ है। यही वजह है कि पुतिन की एयरफोर्स का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
अभी तक यह आसान नहीं था, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह दावा ज़ेलेंस्की की फौज बार बार करती रही है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को जरूरत फाइटर जेट्स की भी है। लेकिन ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स मिल भी जाएं तो वो फाइटर पायलट कहां से लाएंगे? यूक्रेन के पास 4 तरह के फाइटर रहे हैं: मिग-29, सुखोई 24, सुखोई 25 और सुखोई 27। ये सभी सोवियत संघ के दौरान बनाए गए विमान हैं, जो या तो युद्ध में करीब करीब खत्म हो चुके हैं या चुनिंदा ही बचे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की लगातार फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की को जहाज मिल भी जाए तो उनको उड़ाएगा कौन? क्योंकि पुतिन के हमले में यूक्रेन की वायुसेना के बेहतरीन और अनुभवी पायलट भी मारे जा चुके हैं। अब उनके पास बहुत ही यंग यानी नए पायलट ही बचे हैं, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है। और अगर ज़ेलेंस्की को नेटो से नए नए जहाज मिले भी तो वो पश्चिमी टेक्नोलॉजी वाले होंगे और उन पर ज़ेलेंस्की के लिए ट्रेनिंग देना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन की एयर पावर को खड़ा करने के लिए 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला, यूक्रेन को नेटो से लड़ाकू विमान मिलने चाहिए ताकि रूस को काउंटर कर सके। दूसरा, विमान उड़ाने के लिए फाइटर पायलट चाहिए, क्योंकि पायलट के बिना विमान किस काम का। तीसरा, पायलट को तैयार करने के लिए वक्त यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। इसमें 3 महीने उड़ाने की ट्रेनिंग और अगले 3 महीने उसे उड़ाकर बमबारी या लड़ने की ट्रेनिंग शामिल है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। अब पुतिन किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की से बदला ले सकते हैं। युद्ध के 13 महीने बाद यूक्रेन के सामने रूस से मुकाबले के लिए हथियारों का सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने अपने सबसे बड़े कमांडो दस्ते को भी मैदान में उतार दिया है। इसके जवाब में पुतिन ने भी अपने खतरनाक मरीन कमांडो को जंग के मैदान में उतारने का इशारा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की जंग में अब पुतिन और ज़ेलेंस्की के कमांडो आमने सामने होंगे? इसे लेकर खुद पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है जिसने ज़ेलेंस्की को बेचैन कर दिया है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप रूस के अंदर के इस वीडियो को देखिए, जो ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन अटैक का है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड इलाके में 2 बिजली घरों को निशाना बनाया है। दोनों पावर स्टेशनों पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई और 3,40,000 की आबादी वाला ये इलाका अंधेरे में डूब गया। रूस का बेलगोरोड यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बेलगोरोड में यूक्रेन की तरफ से अक्सर ड्रोन हमले होते रहते हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जैसे रूस कीव को ड्रोन से निशाना बनाता है। फिलहाल रूस के 2 बिजली घरों पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक रूस के बिजली घरों पर यह हमला कोई हादसा नहीं, बल्कि रूस इस तरह से लगातार जल रहा है। इस ड्रोन हमले को बखमुत में रूस के कहर का जवाब भी माना जा रहा है, जिसे पुतिन की सेना ने बारूदी हमले में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन की तैयारियों का एक और बड़ा सबूत सामने आया है। ये ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक कमांडो दस्ता DOZOR है।
यूक्रेन के उस टॉप सीक्रेट कमांडो दस्ते की ट्रेनिंग का वीडियो है जिसे ज़ेलेंस्की रूस से जंग में उतार भी चुके हैं। DOZOR यूक्रेन का एलीट बॉर्डर फोर्स है जिसमें यूक्रेन के सबसे जांबाज जवान शामिल हैं। DOZOR यूनिट को सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में महारत हासिल है। इस कमांडो दस्ते में यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस के सबसे ताकतवर जवान शामिल होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे आम लोग भी DOZOR का हिस्सा बनते हैं जिन्हें यूक्रेन में सुपरमैन का रुतबा हासिल होता है। दावे के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सुरक्षा इस दस्ते की सबसे पहली जिम्मेदारी है, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो DOZOR के घेरे में ही रहते हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन के DOZOR कमांडो बेहद क्रूर माने जाते हैं। इस यूनिट के जवानों को जमीन, समंदर और आसमान हर जगह दुश्मन से निपटना बखूबी आता है। ये रात के अंधेरे में भी अपने ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। DOZOR यूनिट की शुरुआत साल 2002 में हुई थी। यूक्रेन की मजबूत बॉर्डर फोर्स की 53,000 जवानों में से कुछ चुनिंदा जाबाजों के साथ इस दस्ते का गठन हुआ था। रूस और पुतिन के डर से यूक्रेन का ये कमांडो दस्ता पूरी तरह से सीक्रेट जिंदगी जीता है। दावे के मुताबिक यूक्रेन के DOZOR कमांडो को रूस से जंग के बीच अमेरिका ने भी ट्रेनिंग दी थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने किया है बहुत बड़ा दावा। क्लासिफाइड फाइल्स में हंगरी के पलट जाने की रिपोर्ट छपी है। पोलैंड के बाद हंगरी होगा यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सबसे बड़ा रूट। हंगरी को रोकना अब पुतिन के लिए होगा सबसे बड़ा चैलेंज। महायुद्ध के कैलेंडर में फैसले की तारीख आने के पहले बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसे अब तक अपना मित्र मानते थे, उसने धोखा दे दिया है। चोट ऐसी है कि अब अपने मिसाइलों का मुंह पुतिन को इस दोस्त की तरफ करना होगा। हंगरी ने अपने मखमल के दस्ताने में दोस्त की हत्या का खंजर क्यों छिपाए बैठा था? हंगरी के रास्ते यूक्रेन को कौन से विनाशक हथियार मिलने जा रहे हैं? अब तक दोस्त रहा हंगरी अब क्यों हो गया है पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन? हंगरी के हाथ से निकलने से पुतिन को कितना बड़ा होगा नुकसान? और सबसे बड़ी बात यह कि महायुद्ध में हंगरी के एंट्री का क्या होगा परिणाम? इन 5 सवालों के जवाब डिटेल में दिखाने से पहले इस देश की भौगोलिक और राजनीतिक नक्शे को समझना पड़ेगा। हंगरी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। हंगरी के उत्तर पूर्व बॉर्डर से यूक्रेन की सीमा लगती है। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि हंगरी इस बात के लिए तैयार है कि क्रोएशिया को यूक्रेन हथियार पहुंचाने के लिए रूट मुहैया कराएगा। क्रोएशिया यूक्रेन को हेलीकॉप्टर देना चाहता है ताकि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज के सामने कमजोर ना पड़े। हंगरी यूरोपियन यूनियन का सदस्य और 1999 से नेटो में भी शामिल है। बावजूद इस तथ्य के हंगरी अब तक रूस का साथ देता रहा है।
यूरोपियन यूनियन के देशों में सिर्फ हंगरी ऐसा देश है जो पुतिन के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश तक की है। भले ही इसका अंजाम नहीं निकला और महायुद्ध में मिसाइलों की गर्जना कम नहीं हुई। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, अतीक अशरफ की हत्या की जांच का यह पूरा मामला है। अब यह मामला पहुंचा है अदालत। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने मांग की है कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए, दरअसल ये जो एनकाउंटर हुआ 183वां है अतीक के बेटे का और शूटर गुलाम का, ये 183वां एनकाउंटर है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है, जो वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है।